पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला ड्रिंक है पानी के बाद। ये इस कॉफ़ी के पीछे की साइंस क्या है? क्या कॉफ़ी हमें सच में एनर्जेटिक फील कराता है? क्या कॉफ़ी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? इस सब की साइंस आज जानेंगे इस वीडियो में। कॉफ़ी की साइंस जानने से पहले जानेंगे कि कॉफ़ी इंडिया में आई कैसे। हुआ क्या था कि 16वीं सेंचुरी में बाबा बुदान नाम के एक फ़कीर सूफी संत रहते थे कर्नाटक में, और वो गए थे हज की यात्रा को। तो जब वो हज गए तो वो वहाँ से यमन आए, और यमन में उन्होंने कॉफ़ी पी। उन्हें जब उन्होंने वो पी तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा, और वो चाहते थे कि ये चीज़ हिंदुस्तान में भी आए। पर उस समय वहाँ पे सिर्फ रोस्टेड बीन्स मिला करते थे कॉफ़ी के। रोस्टेड बीन्स को इंडिया लाना पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने 7 बीज, गिनती के 7 बीजों को अपने रोब के अंदर दबाया, और जो रोब के अंदर दबा के वो लाए और एक माउंटेन रेंज पे उन्होंने उसे उगाया। और ऐसे करके इंडिया में पहली बार कॉफ़ी आई, और आज उस माउंटेन रेंज को जानते हैं बाबा बुदान गिरी के नाम से। अब जानेंगे कॉफ़ी की साइंस के बारे में। होता क्या है कि हमारी बॉडी में एटीपी होता है, जिससे एडिनोसाइन निकलता है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जब ब्रेक होता है तो उससे एडिनोसाइन निकलता है। एडिनोसाइन एक कंपाउंड होता है जो कि हमारे ब्रेन की जो न्यूरॉन रिसेप्टर्स होते हैं उसमें जाके वो अटैच होता है। और जब वो अटैच होता है तो वो एक सांचे जैसी चीज़ होती है जिसमें वो अटैच होता है। और जब वो वहाँ पे लग जाता है तो उसके बाद एक केमिकल रिएक्शन होती है। जो केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं एडिनोसाइन से हमारे ब्रेन में, जो कि हमारे ब्रेन के फंक्शन को स्लो कर देते हैं, और बाकी हार्मोन्स का जो फ्लो है उसे स्लो डाउन कर देते हैं। इससे हम ज़्यादा थके हुए, लेस अलर्ट फील करते हैं। अब यहाँ बात आती है कॉफ़ी की, कॉफ़ी के मॉलिक्यूल की। होता क्या है कि कॉफ़ी का जो मॉलिक्यूल होता है वो एडिनोसाइन जैसा ही होता है, मतलब उसका शेप उस कंपाउंड का एडिनोसाइन के कंपाउंड जैसा ही होता है, कैफीन का। जब ये दोनों आपस में कंपटीशन करते हैं तो इनके बीच जो लड़ाई होती है कि कौन उस स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके अटैच होगा, और इसमें कैफीन जीत जाता है तो वो एडिनोसाइन को वहाँ जुड़ने से हटा देता है और खुद वहाँ जाके बैठ जाता है। और जब वो वहाँ बैठ जाता है तो वो अपने केमिकल रिएक्शन ट्रिगर करता है, जिससे कि हम ज़्यादा अलर्ट फील करते हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक, क्योंकि हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। इसका कनेक्शन डोपामीन से भी है। डोपामीन वैसे तो एक फील गुड हार्मोन है, पर फिर भी ये इससे कनेक्टेड है। अब इसका रीज़न है कि जब एडिनोसाइन का जो मॉलिक्यूल होता है वो जब जाके अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पर अटैच होता है, वो उसके जस्ट आसपास ही डोपामीन के रिसेप्टर की भी जगह होती है। और तो जब वो वहाँ जाके अटैच होता है तो साइज में थोड़ा बड़ा होता है और डोपामीन की जगह ले लेता है। इस वजह से डोपामीन, जो कि एक फील गुड हार्मोन है जो हमें हैप्पी फील करवाता है, वो वहाँ बैठ नहीं पाता। और जब इसी बीच हम कॉफ़ी का कंज्यूम करते हैं और कॉफ़ी उस रिसेप्टर पे एडिनोसाइन की जगह बैठ जाता है, उस न्यूरो रिसेप्टर पे, वो जगह छोड़ देता है, क्योंकि वो होता तो उसी साइज का है पर रिलेटिवली थोड़ा छोटा होता है। वो स्पेसिफिकली उस जगह जाके उस रिसेप्टर पे ज्वाइन कर लेता है, और डोपामीन के मॉलिक्यूल को भी वहाँ पे उस रिसेप्टर पे जुड़ने देता है, और जिससे वो दोनों अपनी केमिकल रिएक्शन करते हैं। और डोपामीन एक फील गुड हार्मोन है जिससे हम ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। हिस्ट्री में एक ऐसा इंसिडेंट है कॉफ़ी के बारे में। कहा जाता था कि कॉफ़ी पीने से, जैसा कि साइंटिफिकली होता है, कि लोगों को ज़्यादा एनर्जी मिलती है, लोग ज़्यादा अलर्ट फील करते हैं और ज़्यादा स्ट्रांग फील करते हैं, उनकी हार्ट रेट भी बढ़ती है। कहा गया था कि ओलंपिक के जो गेम्स होते हैं उसमें कैफीन का कई लोग अनफेयर यूज़ कर सकते हैं, और उससे उन्हें एडवांटेज मिल सकती है अपने कंपटीटर्स से, और वो ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो 1972 से 2004 तक ये एक रूल था ओलंपिक्स गेम में कि कोई भी एक लिमिट होती है उस कॉफ़ी के कैफीन इनटेक जो आपकी बॉडी में है, कैफीन को क्रॉस नहीं कर सकता। जो क्रॉस करेगा वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा गेम के लिए। ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे ही लोगों का कॉफ़ी की अमाउंट, जो क्वांटिटी वो कंज्यूम करते हैं, वो बढ़ती है। और इसका भी एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन ये है कि हमारी बॉडी में जब ये जो शुरुआत में जो एडिनोसाइन की जो जुड़ने की जगह होती है, जो रिसेप्टर्स होते हैं,
वो जब कैफीन के मॉलिक्यूल आ जाते हैं तो हमारी बॉडी नए रिसेप्टर्स प्रोड्यूस करती है, जिस पे वो बचे हुए एडिनोसाइन के मॉलिक्यूल्स जाके अटैच हो जाते हैं और हमें और ज़्यादा लेस अलर्ट, स्लो, हमारे ब्रेन के फंक्शन को स्लो कर देते हैं। तो इसलिए हमारा कॉफ़ी इनटेक जो है बढ़ जाता है टाइम के साथ साथ। और सडन विड्रॉल, यानी कि एकदम से अगर हम कॉफ़ी जो हम जितनी हम कंज्यूम करते हैं, मान लीजिए 2 कप पर डे, अगर हम इसे सडनली बंद कर देंगे, एक दिन नहीं पी, तो इससे हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है कि वो ज़्यादा एडिनोसाइन के जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो एकदम से अपनी नई जगह को भी कैप्चर करते हैं और पुरानी को भी। इससे हम ज़्यादा वीक और स्लो, ब्रेन के फंक्शन को स्लो कर देते हैं और हमें ज़्यादा नींद आती है और ज़्यादा थकान होती है। और अगर इसके अमाउंट को, जितना कॉफ़ी हम कंज्यूम करते हैं, उसे और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो उससे ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट तो बढ़ती है, इस वजह से ज़्यादा स्वेटिंग होती है, ज़्यादा यूरिन निकलता है बॉडी से और डायरिया भी। सो अब हम बात करेंगे कॉफ़ी की लाइफ के बारे में। 1 कप कॉफ़ी पीने के बाद वो कॉफ़ी का अमाउंट कितनी देर तक हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। सो सबसे पहले बात आती है कॉफ़ी की लाइफ की, हाफ लाइफ जिसकी टर्म यूज़ करते हैं। अगर हम कॉफ़ी एक समय पे पीते हैं तो उसके 5 से 6 घंटे बाद तक हमारी बॉडी में वो उस कॉफ़ी का 50% स्टिल एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर आप शाम को कॉफ़ी पीते हैं तो वो रात तक उससे 6 घंटे ऐड करें तो हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करती है। और दूसरी टर्म है कॉफ़ी की 1/4 लाइफ के बारे में, कि मान लीजिए आपने दोपहर के 2 बजे कॉफ़ी पी, तो वो कॉफ़ी का जो अमाउंट है वो 1/4 तक हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करेगा रात के 12 बजे तक। यानी कि 2 बजे पिया तो रात के 12 बजे तक 1/4 कॉफ़ी स्टिल हमारी बॉडी में रहेगी। और अब इससे ये क्वेश्चन आता है कि क्या सही टाइमिंग होनी चाहिए कॉफ़ी और। सो अब हमने जान लिया है कॉफ़ी और उसकी लाइफ में क्या रिलेशन होता है। सो अब हम जानेंगे कॉफ़ी का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी स्लीप पे। तो कॉफ़ी और स्लीप का एक डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर हम कॉफ़ी पीने में, कैफीन कंज्यूम करने में और सोने में ज़्यादा टाइम इंटरवल नहीं रखते हैं, अगर हम कम इंटरवल रखते हैं, यानी कि 6 से 7 घंटे, 6 to 7 आवर्स से कम रखते हैं हमारी स्लीप में, हमारा कॉफ़ी इंटेक में, तो इसका डायरेक्टली इफेक्ट हमारी स्लीप पे पड़ता है। पर अब ऐसे कई लोग होंगे जो कहेंगे कि हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हम अगर कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं रात को 8 बजे और 10 बजे भी सोने जाते हैं, सो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम अच्छे से सो सकते हैं और हमारी स्लीप पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पर ये गलत है। अगर हम इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, सो इसका रीज़न ये है कि जब हम कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं और टाइम पीरियड लंबा रखते हैं, सो हमारी जो स्लीप की स्टेजेस होती है, यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट जिसे रेम स्लीप कहते हैं, उसकी 3 और 4 स्टेज कंप्लीट नहीं हो पाती है। और अगर ये लॉन्ग टर्म चलेगा तो इसके बहुत बुरे एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि उससे डायरेक्टली स्लीप पे इफेक्ट पड़ता है। तो एक्सपेरिमेंट्स और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कॉफ़ी कंज्यूम करने में और स्लीप में कम से कम 6 to 7 आवर मिनिमम होने चाहिए। सो अब बात करेंगे कॉफ़ी का क्या इफेक्ट होता है हमारी हेल्थ पे। अब और इस सेक्शन में मैं कुछ रिपोर्ट्स को रेफर किया है, और अगर आप जानना चाहते हैं इन रिपोर्ट्स के बारे में, इनके बारे में डीपली पढ़ना चाहते हैं, सो आप इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो पहला एक्सपेरिमेंट है कि डाइजेशन पे कॉफ़ी का क्या इफेक्ट होता है। सो 1999 की एक मेटा एनालिसिस रिपोर्ट के हिसाब से कॉफ़ी डाइजेशन इंक्रीज करती है और इंजेशन के प्रोसेस को कम करती है। देन दूसरा पार्ट है वो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बारे में। सो 2012 की एक मेटा एनालिसिस रिपोर्ट के हिसाब से जिन लोगों ने दिन में 3 से 4 बार कॉफ़ी कंज्यूम करी थी, उनके रिस्क फैक्टर कम था कि उन्हें कोरोनरी डिजीजेज हो। देन डायबिटीज़ पे इसका क्या इफेक्ट था, 2014 की रिसर्च के हिसाब से उन्होंने एक ग्रुप सेलेक्ट किया और उस ग्रुप को कहा गया कि वो 4 साल तक दिन में 3 कप कॉफ़ी कंज्यूम करें, और उसके बाद उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ पे टेस्ट किया गया उन 4 साल के बाद। सो उनमें 11% कम रिस्क थे टाइप 2 डायबिटीज़ के होने के।
देन पार्किंसंस डिजीज पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? सो ये रिसर्च हुई थी मेंस पे, जिन्होंने 4 कप कॉफ़ी कंज्यूम की तो उनका लोअर रिस्क था कि उन्हें पार्किंसन डिजीज हो सकती थी, और जिन्हें पार्किंसन डिजीज ऑलरेडी थी उन्हें ज़्यादा बेनिफिट हुआ मूवमेंट में, कि उनकी मूवमेंट ज़्यादा अच्छी हो सकती थी अगर वो कॉफ़ी कंज्यूम करते थे एज कम्पेयर टू दोस्त जो कॉफ़ी कंज्यूम नहीं करते। देन इसका इफेक्ट लीवर पे है कि 40% कम चांसेस है कि आपको लिवर से रिलेटेड कोई डिजीज होगी अगर आप कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं। सो लिवर पे इसका एक काफ़ी अच्छा इफेक्ट होता है। देन कम्स न्यूट्रिशनल वैल्यू, कि कॉफ़ी और न्यूट्रिशनल वैल्यू जो हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं वो उसमें उसका क्या रोल प्ले करती है। सो कॉफ़ी जब हम कंज्यूम करते हैं तो उसमें पॉलीफिनोलिसिस नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हेल्प करता है टू गेट रिड ऑफ रेडिकल्स, और रेडिकल्स एक टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारी बॉडी में होता है। तो एक तरह से कॉफ़ी एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी एक्ट करती है हमारी बॉडी के लिए। और साथ साथ अगर हम कॉफ़ी में थोड़ा सिनेमम ऐड करें तो एक और भी अच्छा बॉडी क्लिनजर होता है जो हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को निकाल देता है। देन आते हैं इसके डिसएडवांटेज पे। तो डिसएडवांटेज में ये है कि अगर आप कैफीन का बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपके चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, आपकी बोन डेंसिटी कम हो सकती है, और जिससे कि आप ज़्यादा चांसेस है कि आपको फ्रैक्चर हो। देन ये कॉफ़ी की प्रेगनेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? सो एज कम्पेयर टू मेल, फीमेल पे कॉफ़ी के ज़्यादा बुरे इफेक्ट होते हैं, और प्रेगनेंसी के वक्त स्पेसिफिकली कॉफ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। इससे ये टोटली सेफ नहीं होती, ये इंक्रीज करती है एक मिसकैरेज का, और बच्चा अगर पैदा होता है तो उसका लो वेट होता है, यानी कि मैल न्यूट्रिशन हो सकता है। ऑल्दो ये रिपोर्ट मैंने इंटरनेट से ही रेफर किया पर ये 100% सही नहीं है। आप चाहे तो अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करके अपनी नीड के हिसाब से जान सकते हैं। देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो रिफ्लेक्स डिजीज होती हैं वो कॉफ़ी से इंक्रीज होती है। गैस्ट्रोइसोफेगल। देन कॉफ़ी ज़्यादा अगर एडोलसेंट्स कंज्यूम करते हैं, टीनेजर्स, तो इससे उनकी ब्रेन में कुछ परमानेंट डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ब्रेन में कुछ चेंजेस कर सकती है जो कि बहुत बुरा होता है।